चलिए, हम लोग पढ़ रहे हैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? हरिहर और बुक्का। उसने अपनी राजधानी कहां बनाई थी? हम्पी। विजयनगर साम्राज्य में कुल कितने वंशों का शासन रहा? 4। गिनती गिनाओ। संगम वंश, तुलुप वंश, तुलुप और अराविडो। ये 4 वंश के बारे में थे, जिसमें हम लोगों ने एक वंश के बारे में पढ़ाई कर लिया, जिस वंश का नाम था संगम वंश। संगम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? राम। और संगम वंश का अंतिम शासक विरूपाक्ष। ठीक है। तो संगम वंश की समाप्ति के बाद जब एक नया वंश आता है, जिसका वंश का नाम होता है सालुब या सुलुब वंश। ठीक है, एक ही बात है। तो इसका शासन काल जो माना जाता है 1485 से लेकर के 1505 तक। कब से कब तक माना जाता है? 1485 से 1505 ईस्वी तक का जो समय माना जाता है वो सुलुब या सालुब वंश का माना जाता है। इस वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था सालुब नरसिंह। क्या नाम था? तो जानते हैं जो राजा रहता है अपने ही टाइटल या नाम पर किसी वंश का नामकरण करेगा। तो इसीलिए जब भी पूछा जाए सालुब वंश का संस्थापक तो सालुब नरसिंह। ठीक है। इस वंश का अंतिम शासक जो बनेगा वो बनेगा इमाडी नरसिंह। ठीक, कौन सा बनेगा? क्योंकि विजयनगर साम्राज्य में इसका योगदान कम का रहा और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए जो एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है वही सब बातें बताई जा रही है। ठीक है। तो सालुब वंश का संस्थापक सालुब नरसिंह और इस वंश का अंतिम शासक बोलेंगे तो इमाडी नरसिंह। ठीक है। जिसकी इमाडी नरसिंह का जो हत्या करने वाले थे जिसका नाम था वीर नरसिंह। कौन थे? वीर नरसिंह ने इसकी हत्या कर दी और एक नए वंश का नाम दिया, जिस नाम का वंश पड़ा तुलुब वंश। क्या पड़ा? तो सोलुब या सालुब वंश के बाद जिस वंश पड़ेगा उसका वंश का नाम क्या पड़ेगा? तुलुब वंश। ठीक है। अब बोलो, देखो इस घटना को विजयनगर के इतिहास में बोला जाता है द्वितीय बालाहार की घटना। द्वितीय बालाहार की घटना कहने का मतलब ये हुआ कि ये वंश लंबे समय तक शासन नहीं कर पाया और उसके ज्यादा योगदान नहीं था। तो बोला जाता किसकी? इसका हत्या कर दिया गया। किसको हत्या कर दिया गया? वीर नरसिंह को। और मारने वाला व्यक्ति कौन था? सोलुब सुलुब वंश को। और वीर नरसिंह जो थे, इनका जो शासक था वीर नरसिंह था, जो हत्या कर दिया किसको? इमाडी नरसिंह को मार दिया। तो वीर नरसिंह मारा और एक नया वंश का जीव डाल दिया। कौन सा वंश का डाला? तो देखो सुलुब सालुब या तुलुब दोनों मिलता जुलता नाम है। ठीक है। तो बोला जाता है इस घटना को विजयनगर में किस घटना के नाम से जाना जाता है? द्वितीय बालाहार की घटना। तो इसमें मुख्य ज्यादा नहीं है। ये वंश का शासन काल जो रहा लगभग 20 साल माना जाता है इसका भी। तो सालुब वंश का संस्थापक बोलेंगे तो कौन बोलेंगे? सालुब नरसिंह। इस वंश का अंतिम शासक इमादी नरसिंह की हत्या किसने की थी? और वीर नरसिंह ने किस साम्राज्य का नींव डाला? सुलुब वंश या सालुब वंश। सालुब खत्म होगा तब ना तुलुब आएगा। अच्छा, उल्टा बोल रहे थे। ठीक है। अब इसके बाद जो अगला वंश आएगा इसी वंश में बारे में ज्यादा पढ़ना है आपको। ये जो आपका है तुलुब या तालुब वंश का जो संबंध होगा वो 1505 ईस्वी से लेकर 1565 ईस्वी तक लगभग ये 60 साल तक शासन करेगा विजयनगर के साम्राज्य पर। 60 इयर्स। ठीक है। तो बोला गया इसका संस्थापक जो माना जाता है वीर नरसिंह को माना जाता है। किसे माना जाता है? और इसी के समय में एक पुर्तगाली गवर्नर से इसका दोस्ती हुआ था जिसका नाम था अल्मोड़ा। क्या नाम था? तो भारत ऐसे थोड़ा ना आएगा। ये व्यापार का करता था विजयनगर साम्राज्य से और वो व्यापार करता था घोड़ों का। तो बोला गया है जिसके एक पुर्तगाली गवर्नर था जिसका नाम था अल्मोड़ा से अच्छा संबंध था। इसने 505 ईस्वी में अल्मोड़ा के साथ कौन सा संबंध स्थापित किया? घोड़ा का आदान प्रदान। क्योंकि अगर किसी सेना को शक्तिशाली बनाना है तो उसके साथ घोड़ा होना चाहिए, हाथी होना चाहिए और शस्त्र नए नए होने चाहिए।
तो ये अपने साम्राज्य को सुरक्षित करने के लिए किसी से दोस्ती करवाया था। तो देखो उस समय इतिहासकार कोई भी नया आदमी आ जाता था, चाहे चीन से आता था, पुर्तगाल से आता था, तो उसका क्या होता था, लिख देता था, तो बस यात्री बन गया। तो उसी समय अगर पूछ दिया जाए कौन सा पुर्तगाली गवर्नर जो भारत आया था तुगलक वंश के समय में, तो कौन सा नाम था, अल्मोड़ा नाम था। क्या नाम था, अल्मोड़ा। और उसका संबंध किससे था, व्यापार से था। और व्यापार क्या करता था वो, घोड़ों का। कब आया था, 1505 ईस्वी में। फिर इसके बाद 1505 ईस्वी में वीर नरसिंह गद्दी पर बैठता है और 1509 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद जो इसका अगला शासक जो बनता है वो बनता है कृष्णदेव राय। और यही जो होता है इस वंश का सबसे प्रतापी शासक बनेगा। तो नरसिंह के बाद आपका वीर नरसिंह के बाद जो आपका विजयनगर की गद्दी पर बैठने वाला शासक रहेगा वो रहेगा कृष्णदेव राय। और ये दिल्ली के गद्दी पर कब बैठेगा, 509 ईस्वी के मरने के बाद बैठेगा। ठीक, तो अगर तुलु वंश का संस्थापक बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, वीर नरसिंह। ठीक है। और इसके समय में कौन सा गवर्नर भारत आया था, अल्मोड़ा। चलो अब हम लोग करेंगे कृष्णदेव राय के बारे में जानकारी। बोला जाता है कृष्णदेव राय जो होता है तुलु वंश का सबसे प्रतापी शासक था और ये रायचूर दोआस का अधिकार कर लिया था। आपको बताए थे कि जो विवाद चल रहा था कृष्णा और कावेरी का, जो बीच का जो भूभाग जमीन होता है, उपजाऊ जमीन, उसी को कहा जाता है, इस उपजाऊ जमीन को ही कहा जाता था, क्या कहा जाता था, दोआस। तो दोआस मतलब ही आपको बोला जहां दो नदियों का संगम पर वह भूभाग जो उपजाऊ होता है। ठीक है, उसी को कहा जाता था दोआस। तो देखो उस जमाने में आय का साधन क्या था, कृषि हुआ करता था। तो कोई भी राजा चाहेगा कि जितना भी आपका उपजाऊ जमीन है वो राजा का संरक्षण में रहे और राजा का पास रहे, तभी तो उसी का आमदनी का जरिया बनेगा। ठीक है, तो इसीलिए जो रायचूर दोआब का जो क्षेत्र है वो कृष्णा और कावेरी के बीच के भाग को कहा जाता था। ठीक है, तो ये कृष्णदेव राय ने पहले इसको अधिकार में किया। आगे चल के इसके उपलक्ष्य में उसे क्या कहा गया, आंध्र भोज, आंध्र पितामह और अभिनय भोज की उपाधि धारण की। किसने धारण की, तो भोज मतलब क्या होता है, भोजन। अरे मैंने समझने का लॉजिक बता रहे हैं, भोज मतलब भोजन। तो भोजन कहां से मिलेगा उसको, खेती बाड़ी से मिलेगा। तो जब वो रायचूर दोआस को जीत लिया तो उसको टाइटल मिला। तो क्या मिला टाइटल, आंध्र भोज। फिर का आंध्र का पितामह किसको कहा जाता है, जो आपका पालन पोषण करता है। तो आपने जमीन को उपजाऊ किया तो पालन पोषण आपका बढ़ेगा, तो इसीलिए बोला गया क्या, आंध्र पितामह। फिर उसके बाद अभिनव भोज मतलब जीविका का साधन। मान लो आप कितना भी है, अगर आपका खेती बाड़ी नहीं है तो खाइएगा, पैसा खाइएगा आदमी, डॉलर खा रहा है, डॉलर उसको खा रहा है नहीं, तो भोजन अनाज तो चाहिए, तो पैसा मान। हाँ देखोगे कभी रास्ता में कि भूख ला, पैसा है लेकिन खाने का कोई सामान कहीं नहीं मिल रहा है, तो कहा था 2 किलोमीटर तक खाने के लिए जाते हैं। कब मिलेगा आपको देखने को, जब कहीं एग्जामिनेशन सेंटर पड़ जाएगा उस जगह, तब दूर दूर तक देखा कुछ नहीं है, तब बोले उस पैसा कुछ काम का, पैसा तो है लेकिन अनाज नहीं है, तो क्या करेगा। तो इसीलिए जब वो जीत लिया तो इसीलिए कृष्णदेव राव को 3 टैग मिला। पहला मिला आंध्र भोज का, दूसरा क्या मिला, आंध्र पितामह का, और तीसरा अभिनव भोज। ये सब जो टैग बता रहे हैं ना, ये केवल आपको मेमोरी में याद रहे उस पर्पज से बता रहे हैं। सही माई बात की उपाधि धारण की। और ये कोई व्यक्ति साधारण नहीं था, ये पढ़ा लिखा विद्वान था और उसने आमुक्त बोला गया है माल्यवाद, माल्याद नामक पुस्तक की रचना की थी जिसमें विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। तो बोला गया आमुक्त माल्याद नामक पुस्तक की रचना करने वाले व्यक्ति कौन थे, कृष्णदेव राय। और ये पुस्तक किस भाषा में लिखा गया था, तेलुगु, क्योंकि आपको पता है कि विजयनगर साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या था, तेलुगु था। ठीक है, तो आपसे किताब का नाम पूछा जाएगा तो भूलिएगा नहीं, ये किताब पूछा भी गया है नाम, आमुक्त माल्याद नामक पुस्तक के रचयिता कौन है, कौन है। और इस पुस्तक से ही विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। फिर उसके बाद जो होता है रायचूर दोआस पर विजय किसने प्राप्त किया था, कृष्णदेव राय। आनंद आंध्र भोज की उपाधि किसने धारण की थी, और इसे कौन सा उपाधि मिला था, और समझ में आ रही बात, कोई डाउट नो। इसके बाद बोला गया है
इसने संस्कृत भाषा में बोला गया जामवती कात्यायनम नामक पुस्तक की भी रचना की थी। हाँ, कल्याणम, कात्यायनम कल्याणम, तो कल्याणम मतलब कल्याण करने वाला। लॉजिक समझना, क्योंकि देखो ये थोड़ा सा नाम आपको लगेगा संस्कृत में। देखो जामवती कल्याणम, कल्याण मतलब क्या, कल्याण करने वाला, तो कल्याण ही कर ही रहा था जीत करके। तो इसीलिए इसका पुस्तक का दूसरा पुस्तक का नाम था क्या, जामवती कल्याणम। इस पुस्तक का भी रचयिता कौन थे, कृष्ण देव राय। तो देखो आमुक्त माल्यात में पुस्तक में देखो विजयनगर के इतिहास का पता चलता है, जो आपको पहले बोले। कौन से सही हमारी बात। तो इसीलिए ये लगभग 60 सालों तक शासन करने का वजह ही था कि आपका जो मुख्य वजह रहा कि इन्होंने अच्छी तरह से गद्दी को संभाला। इसके बाद अगला जो होता है, और कृष्ण देव राय के बारे में आगे चल के मुगल शासकों ने भी लिखा है कि क्यों, क्योंकि देखो इनका जो शासन चला 1500 कितना तक चला, 65 तक चला। ये तुलुक वंश में देखो 1509, तो 1509 के बाद जो गद्दी पर बैठेगा कौन बैठेगा, आपका कृष्ण देव राय। और उधर क्या था, उत्तर भारत में माने मध्य भारत में इब्राहिम लोदी का साथ भी लड़ाई हो रहा था। इब्राहिम लोदी को बाबर हराया था, तो उधर दिल्ली की गद्दी पर वो आसन था, और इधर विजयनगर में कौन चल रहा था, इधर कृष्ण देव राय। तो बाबर जो था, जिसकी पुस्तक में बताया गया है कि विजयनगर साम्राज्य का जो सबसे शक्तिशाली और प्रतापी शासक रहा था वो कृष्णदेव राय था, और इसका वर्णन उसने अपनी पुस्तक में भी लिखा गया है। और जिसके बाबर की जो आत्मकथा, उस पुस्तक का नाम है तुजुके बाबरी। ये तुजुके बाबरी जो लिखा हुआ है, किसकी आत्मकथा लिखा गया है, बाबर का जीवन के बारे में। जैसे आप अपना जीवन के बारे में, हम जाते थे मंगलम कोचिंग सेंटर में पढ़ने के लिए, कॉलेज जाते थे, तैयारी करते थे, जॉब हुआ, अगर आपने बायोडाटा लिखोगे नौकरी को लीजिएगा तो कहाँ इसका भी इंक्लूड करोगे। बोले सुबह सुबह उठ के आना पड़ता था, बहुत होमवर्क बनाना पड़ता था, कोई विकल्प नहीं था, सोने का टाइम में रात में जागना पड़ता था, है ना। हाँ, अभी आप लोग का जीवन स्कूल लाइफ में बदल गया होगा, धीरे धीरे बदलेगा, ठीक है। तो आगे अच्छा देखो, यहाँ 2-3 क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। देखो क्वेश्चन कैसे क्रिएट करता है एक्सटर्नल एग्जामिनर, वो पॉइंट को समझो। यहां से देखो क्या हुआ, हम लोग पढ़ रहे कृष्ण देव राय, समझ में आ रही बात। तो यहां देखो क्या क्वेश्चन बना सकता है कि आप बाबर की आत्मकथा जो लिखा गया पुस्तक का नाम बताओ, क्या बोलेंगे, 1 नंबर बात। फिर उसके बाद दिल्ली की गद्दी पर जो बाबर कौन था, मुगल साम्राज्य की स्थापना करने वाला था ये, ठीक। तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक किसे बोलते हैं हम लोग। अब यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए सर, इधर हम लोग दक्षिण भारत में पढ़ रहे हैं और उधर मध्य भारत, क्योंकि मध्य भारत में 1526 ईस्वी में बाबर जीत लिया था, और ये भी उसका समकालीन चल रहा था, घटना चल रही थी। ये दक्षिण भारत में चल रहा था, वो मध्य भारत में, दिल्ली मध्य भारत का एरिया में आता है, तो मध्य भारत में चल रहा था, ठीक है। तो इसीलिए जब वो पुस्तक लिखाया, क्योंकि ये क्यों लिखाया अकबर, क्योंकि वो जान रहा था कि अभी हम उतना शक्तिशाली नहीं है कि हम दक्षिण भारत को भी जीत पाए, तो पहले अपना उत्तर भारत के राज्य को पूरा विस्तार से बनाएगा, क्योंकि तैमूर का वंशज का था, पढ़ाएंगे आपको आगे। तो वो आया था, विदेशी था। अब मान लो सपोज दैट अभी आप हजारीबाग को जानते हैं और चल जाइएगा ऐसे ऐसे जगह जहां कोई अभी हजारीबाग देखने की जगह नहीं, तो भुलाइयो लेने जाइएगा। तो इसीलिए यही कहा किया कि पहले जब लिखा तो इसके इतना ध्यान में था कि यहाँ पर दक्षिण भारत में भी कोई शासक राज्य कर रहा है जिससे अभी हमको युद्ध नहीं करना है, और उस शासक का नाम क्या था, कृष्णदेव राय। कॉन्सेप्ट समझ में आई बात। तो देखो बोला गया है बाबर अपनी पुस्तक आत्मकथा जिसका नाम है तुजुके, किताब का नाम बोलो, ठीक है, तुजुके बाबरी में लिखा कि दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली शासक उस समय कौन था, कृष्णदेव राय, ठीक है। उसके बाद कृष्णदेव राय ने एक शहर की स्थापना की, उस शहर का नाम था नागलपुर। क्या नाम था, नागलपुर की स्थापना की, और वहीं पर एक मंदिर की स्थापना किया जिस मंदिर का नाम था विठल स्वामी मंदिर और हजारा मंदिर। तो साउथ इंडियन वाला देव जितने भी राजा रहते थे वो मंदिर अंदर का निर्माण करते थे, और मध्य एशिया वाला, मध्य भारत वाला खाली किला मकबरा उकबरा सब बनाएगा इधर में, क्योंकि इसीलिए देखोगे कि दक्षिण भारत में मंदिर बहुत ज्यादा मिलेगा, एक्सेस, हर छोटा छोटा, और छोटा मोटा मंदिर नहीं मिलेगा, बड़ा बड़ा मंदिर मिलता है, क्योंकि ये जो मंदिर है आज के जमाने के नहीं, हजारों वर्ष पुराने हैं। अभी इस तरह बनाने में हालत खराब हो जाएगा, बना के देखिए तो उस तरह का आर्किटेक्चर नहीं मिलेगा। तो जो उस जमाने में भी इंजीनियर रहा करता था, अभी इंजीनियर बनाता था पुल टूट जाता है, बिल्ली रहा छोटा को बनाएगा पुल, देखोगे कि 2 साल के बाद वो टूट रहा है,
कैसा इंजीनियर है बताओ, और वो हजारों साल वाला टिका हुआ है। तो इसने जो देवराय ने जो शहर को बसाया, तो शहर का नाम नागलपुर, ठीक है, नागपुर नहीं बोल दीजिएगा, हाँ नागलपुर था, ठीक है। और उसके समय में 2 मंदिरों का उन्होंने निर्माण कराया। एक मंदिर का नाम क्या था? विठल स्वामी मंदिर, और दूसरा मंदिर का नाम हजारा मंदिर। उससे बात याद रखिएगा, इसके समय में एक इटालियन यात्री आया था, उसका नाम था डोमिगी पयास। क्या नाम था? तो उसके समय में जो यात्री आया था, उस यात्री का नाम था डोमिगी पयास, ठीक है। और एक पुर्तगाली यात्री आया था जिसका नाम था क्या? बारबोसा। क्या नाम था? बारबोसा। आ जाइए लिखने के। तो बोला गया है इटालियन यात्री जो आया था उसका नाम क्या था? डोमिगी। मैगी याद है, मैगी खाते हैं ना, मैगी, तो उसी का आगे जोड़ दो, डोमिगी, डोमिगी, ठीक है, पयास। अरे कोड कुछ ना कुछ तो रखोगे एग्जाम में कि किसका? कृष्णदेवराय के समय में जो इटालियन यात्री आया था, मैगी, अच्छा मैगी जोड़ दो, क्या है? डोमिगी, ठीक है, प्रयास। और एक पुर्तगाली यात्री का, इसका नाम नहीं भूलना, ये आपका टेस्ट में भी आएगा, ठीक है। पुर्तगाली यात्री का नाम क्या था? बारबोसा। क्या नाम था? ठीक है। तो इस पेज की सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आपका बनता है, पहला बात है कि किसने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेवराय का वर्णन किया है? किसने? कौन सा शासक ने? बाबर ने। और वो किस पुस्तक में लिखा है? तुजुके बाबरी। किसकी आत्मकथा है? बाबर का है। फिर उसके बाद नागलपुर बोल रही है, नागलपुरम शहर किसने बसाया था? कृष्णदेवराय। विठल स्वामी मंदिर का निर्माण, ठीक है, किसके शहर में? इटालियन यात्री, आपका नाम है क्या? डोमिगी पयास, भारत आया था। और उसके और एक यात्री आया था, कौन? कहाँ का यात्री था ये? हाँ, पुर्तगाली था, पुर्तगाल का रहने वाला था, कौन? बारबोसा। देखो, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कृष्णदेवराय कोई अनपढ़ व्यक्ति नहीं था, ये पढ़ा लिखा विद्वान था, ठीक है। तो ये तेलुगु भाषा के साथ साथ इसके दरबार में 8 प्रमुख विद्वान रहते थे। इसी के दरबार में रहते थे, नाम सुने होंगे, आपका सीरियल में ना, तेलानी रामा, नाम सुने है ना, और बहुत बड़ा विद्वान था। इसमें तो सीरियल भी बना हुआ है, तेलानी रामा का बना हुआ है। ये बहुत बड़ा इंटेलिजेंट आदमी था, माने हर समस्या का उसके पास समाधान। जिस तरह अकबर के साथ बीरबल रहा करता था ना, तो उसी तरह कृष्णदेवराय के साथ तेनाली रामा। ये सीरियल भी चला है बहुत सारा, हाँ देख लीजिए, उसका नाम ही था तेनाली रामा, ठीक है। देखिए, तो इसी के दरबार में रहते थे, और 8 जो विद्वान थे, उसी विद्वान में एक था स्थान इसका तेलारी रामा का। तो अगर पूछ दिया गया तो तेलारी रामा किसके शासनकाल में रहते थे? कृष्णदेवराय का। तो देखो, जब ये इंटेलिजेंट पढ़ा लिखा रहेगा तो वो भी पढ़े लिखे आदमी को रखेगा। तो इसीलिए इसके दरबार में 8 प्रमुख विद्वान रहते थे, और जिसको संयुक्त रूप से कहा जाता था अष्टदिग्गज। कहा जाता था? आप लोग भी डायलॉग मारते ना, बहुत दिग्गज हो गया है, वो डायलॉग की बोलता है स्टूडेंट लोग, ठीक है। दिग्गज जहां बोला मतलब बहुत ज्यादा तेज हो गया है, ठीक है। तो अष्ट दिग्गज मतलब होता है कि 8 प्रमुख विद्वान, और उस प्रमुख विद्वानों में सबसे पहला नाम आता है आलसी पेंडोना। ये सबसे बड़ा इंटेलिजेंट आदमी थे, और इसी का झगड़ा होता था हमेशा तेलानी रामा के साथ। उसका नाम क्या था? आलसी पेडोना, ठीक है। तो आलसी पेडोना जो थे, जिसे कहा जाता है तेलुगु भाषा का पितामह। अब किसी को पितामह बोलने का मतलब तेलुगु भाषा का इतने जानकार, इतने इंटेलिजेंट कि उसको उपाधि मिल गया तेलुगु भाषा का पितामह। और इसी के बाद दूसरा नंबर पर जो आता था नाम, उस व्यक्ति का नाम अभी बताए थे तेलानी रामा, लेकिन इसने बताया था, इन्होंने कौन सी कथा लिखी थी? हरिहर कथा और मनु चरित्र नामक पुस्तक की रचना की थी। तो हरिहर कथा और मनु चरित्र के नामक पुस्तक जो लिखने वाले व्यक्ति थे, उसका नाम क्या था? आलसी पेडोना। और ये किसके दरबार में रहते थे? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय किस साम्राज्य का शासक था? विजयनगर साम्राज्य का। किस साम्राज्य का? विजयनगर साम्राज्य का शासक था। तो मनु स्मृति के रचयिता अगर बोलेंगे तो मनु चरित्र के रचयिता कौन होंगे? आलसी पेडोना। बोलो आलसी, फिर से बोलो, अभी भी नहीं बोलने आया। मनु चरित्र की रचयिता, ठीक है। फिर उसके बाद बोला गया है तेलुगु भाषा का पितामह किसे कहा जाता था? आलसी पेडोना। किसके दरबार में रहते थे?
कृष्णदेव राय, ठीक है। उसके बाद बोला गया है इसके शासन काल में तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो किसी भी काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाएगा? क्योंकि उसके काल में उसका बहुत ज्यादा सभ्यता का विकास होगा। तो इसके काल में साहित्य बहुत ज्यादा लिखा गया तेलुगु भाषा में, इसीलिए कहा जाता है तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग। तो तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग जो कहा जाता है किसके शासनकाल को? कृष्णदेव राय को। जिस तरह आगे आपको पढ़ाएंगे कि शाहजहां के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है, इसलिए कि उसका शासनकाल में कोई लड़ाई उड़ाई नहीं लिया, इसलिए बहुत सारा बनाया, बिल्डिंग होल्डिंग पूरा बनाएगा। दिल्ली का आगरा में कौन सी बनाया, क्या आगरा किला बनाएगा, ठीक है, दिल्ली में नहीं है, आगरा में है, ठीक है। ताजमहल शाहजहां ही ना बनाया है, तो उसका था। अगर मान लो उसके ऊपर विद्रोह होता तो उतना वो पैसा कहां से लाता? तो इसीलिए जो स्वर्ण युग कहा जाता है शांतिपूर्वक। जैसे मान लो अभी आपका एग्जाम नहीं है तो रिलैक्स आराम से पढ़ रहे, आराम से घूम रहे, तो बोलेंगे मेरा स्वर्ण युग चल रहा है। और जहां एग्जाम कल रहा तो कल हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा? वो स्वर्ण युग कब बनेंगे? कलयुग चल रहा है ना। जब आपका कोई रिलैक्स रहता है, जैसे आप लास्ट ईयर चल रहा है, तो अब आप लोग का स्वर्ण युग चलेगा, इधर घूमना है, उधर घूमना है, उधर घूमना है। फिर एग्जाम जब चढ़ जाएगा तो एग्जाम युग चलाया जाएगा। तो इसीलिए साहित्य का, तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को माना जाता है? बोलता नहीं, किसके शासनकाल को? कृष्णदेव राय को, ठीक है। अब इस अष्ट दिग्गजों में जो दूसरा नंबर व्यक्ति का नाम आता है उसी का नाम है तेनाली राम। क्या नाम है? और जिसकी रचना है पांडुरंग महामात्य। ये पूछा जाएगा पांडुरंग महामात्य के रचयिता कौन है? तो कौन है? तरीका में बहुत इंटेलिजेंट। जिस तरह अकबर और बीरबल का दोस्ती हुआ था, उसी प्रकार कृष्णदेव राय और तेनाली रामा का दोस्ती था। हर समस्या का समाधान ये ढूंढ लेते थे, ठीक है। तो बोला गया है यह एक मंत्री, बोला गया है मंत्री के पद पर भी थे और इन्होंने अंधविश्वास को जनता से दूर किया। अंधविश्वास समझते हैं ना? चल रहे रास्ता से बिल्ली काट दिया। अब जब तक कोई आदमी नहीं जाएगा, चाहे 2 घंटा काहे ना हो जाए, जेबे नहीं करेंगे। और अब एग्जाम का डेट पार हो गया, तब क्या बोलेगा? पार तो हो जा रहे, आज पक्का एग्जाम खराब हो जाएगा। पहले साइकोलॉजी फिट कर लिए कि वो नहीं आज का था, और दिन जाता था, अताप काट दिया। जो घर में बिल्ली पालती है वो लोग तो डेली इधर 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 होगा, उसको रास्ता नहीं काटता होगा, वो तो हर मोड़े में उसको काटता होगा। हाँ, देखते हैं बिल्ली लोग भी पालते हैं, लेकिन बिल्ली कभी पाला नहीं जाता है, भले शौकिया तौर पर बना जाता है। तो बिल्ली जो होता है ना, कभी भी आपका क्या बोला जाता है, स्वामी भक्त नहीं होता है। बिल्ली पालना है तो शेर को पालो, है ना। शेर नहीं पालिएगा, क्या है? कुत्ता भी नहीं पालता है, पप्पी पालता है। छोटा छोटा जो बच्चा आता है ना, वो वाला शौकिया तौर पर वो बड़ा होता ही नहीं है, उसका लाइफ लाइन उतना छोटा ही रहता है, वो हाइब्रिड रहता है जनरेशन। कभी देखो बड़ा बड़ा उसको नहीं, वो इतना बड़ा हाइट होगा 2 इंची से 3 इंची, ज्यादा 5 इंची बढ़ेगा, वो बढ़ता नहीं है। वो कुछ डॉग्स होता है, एल्सेशियन डॉग, वो सब बड़ा होता है, वो खतरनाक। वो तो जो आर्मी लोग का, वो तो 10 आदमी को अकेले देख लेगा। हाँ, तो वो सब को रखो कि रात में भूल से भी कोई खटखटा दिया तो समझ लो कि उसका बॉर्डर पार करना मतलब इंडिया से इंडिया में प्रवेश करना है। तो वो एक आदमी, उसका पूरा ट्रेन किया जाता है, मतलब फुल ट्रेन किया जाता है उसको। तो उसको पालोगे तो महीना का खर्च आपको 10,000 रुपये लगेगा खर्च, उसका खाना पीना, खुराकी तो क्या उसको रोटी भात खिला के पालिएगा, ठीक है। हाँ, वो रोटी भात उसको पिलाएगा, वो सादा वाला नहीं होता है जो लेके ऐसे पकड़े घूमते रहेगा, कहीं नहीं मिलेगा, कोई आदमी नहीं मिलेगा गाड़ी में, तो ओकरे बैठा के घुमाते रहेगा गाड़ी में, तब बोले घूमेगा, सैर करेगा। हाँ, और वो बड़ा वाला नहीं, वो रक्षक, ठीक है। तो चलिए, तो कृष्णदेव राय के दरबार में जो रहते थे तेलानी रामा रहते थे, उसने एक पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम था क्या? पांडुरंग महामात्य। याद रखिएगा, पांडुरंग महामात्य के रचयिता कौन रहेंगे? ठीक है। उसके बाद बताया गया मनु चैत्र के रचयिता अलसी पेडोना। अलसी पेडोना किसके शासनकाल में रहते थे? किसके शासनकाल को तेलुगु का साहित्य, भाषा का साहित्य युग बोला जाता है? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं? किसके दरबार में अष्ट दिग्गज रहा करते थे? याद रखिएगा। इसके बाद बोला गया है इसके दरबार में लक्ष्मीधर नामक संगीतकार भी रहता था, जिन्होंने संगीत का सूर्योदय नामक ग्रंथ की रचना की। अब देखो, जब साहित्य जहां चलेगा वहां संगीत भी चलेगा।
देखोगे जो कविता लिखता है वो गाना भी जरूर गाएगा, है ना, नहीं गाता है। जो साहित्य लिखता है तो वो गजल गाता है, पोएम लिखता है तो पोएम गाता है, फिर शायरी करता है तो कौन करेगा, वो साइंस वाला करेगा, तो लिखेगा कविता वविता भी ना। तो इसीलिए जहां साहित्य है वही संगीत है, कि साहित्य और संगीत को अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि साहित्य को ही संगीत में फिरोया जाता है। आपको आप लोग डीजे जो बजाते हो क्या होता है, पहले गाना बनता तभी ना डीजे बजता है, उसका कौन सा सही मार है ना। तो इसीलिए बोला कि जब वो साहित्य का, जब जिसके काल को स्वर्णयुग कहा जाता है तो संगीत का है पीछे रहेगा। तो इसीलिए उसके दरबार में एक फेमस संगीतकार रहते थे, उसका नाम क्या था, लक्ष्मीधर, जिन्होंने संगीत सूर्योदय नामक ग्रंथ की रचना की। तो संगीत सूर्योदय नामक ग्रंथ की रचना करने वाले व्यक्ति का नाम लक्ष्मीधर। आगे जो होता है देखो, 1512 ईस्वी में रायचूर द्वास और गुलबर्गा के दुर्गों को भी जीत लिया था। तो रायचूर द्वार आपको पहले बता दिए थे, इसीलिए इसका कारण क्या हुआ, इसको पितामह का टाइटल मिला, पितामह क्या, आंध्र भोज, फिर उसके बाद आंध्र पितामह, फिर उसके बाद और आनंद भोज, सब उपाधि मिला था। किसी कारण, रायचूर द्वास को जीतने के कारण, ठीक है। तो बोला गया इन्होंने जीत लिया और इन्होंने उड़ीसा के साथ साथ देखो प्रताप रुद्रदेव की संधि कर उसकी पुत्री से क्या कर लिया, याद है ना, राजपूत रुद्रदेव वारंगल, ठीक है। तो ये जो हुआ था उड़ीसा का, उस समय वो गद्दी पर बैठे थे, तो उसके विवाह किससे कर लिया, रुद्रदेव की पुत्री के साथ। इसकी सत्ता और भी मजबूत हो गई, ठीक। इसके बाद आगे जो बोला गया देखो, बाद 1520 ईस्वी में कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा को हराकर वारंगल पर भी क्या कर लिया, वो तो वारंगल का शासक था रुद्रदेव राय, तो गोलकुंडा पर भी विजय किसने प्राप्त किया था, कृष्णदेव राय। कब विजय प्राप्त किए थे, तो 1520 ईस्वी में कृष्णदेव राय ने कहां को जीता था, गोलकुंडा, ठीक है। फिर देखो मात्र 10 वर्ष में ही कृष्णदेव राय ने अपने सभी विरोधियों को पराजित कर दक्षिण भारत में स्वयं और विजयनगर का प्रभुत्व सत्ता स्थापित कर ली थी। मतलब ये जब गद्दी पर बैठा, वो 10 वर्ष के दौरान ही वो पूरा का पूरा दक्षिण भारत, तो दक्षिण भारत में उसका जितना विरोधी था उसको तो परास्त किया ही किया, और पूरा विजयनगर साम्राज्य पर क्या कर लिया, इसने कब्जा कर लिया। कौन, सीखो इससे कि 10 साल में चपरासी का नौकरी नहीं होता यहाँ पर। आई पूरा साम्राज्य जीत लिया हुआ, कितना टैलेंट हो गई। तो टैलेंट कब बना, पढ़ा लिखा तभी ना। इसका टाइटल तो ना अनपढ़ था ना, था अकबर का तरह। अकबर पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था, वो अनपढ़ था, उसको एक शब्द नहीं आता देखने। आई दिखाया भी मूवी में लिखने बोलता है जोधा अकबर के बारे में लेटर, तब उसे क्या लिखे, उसको आएगा लिखने तब ना कुछ लिखेगा। बोला आप राजा है, मेरा नाम लिखिए। अब वो बढ़ाएंगे अकबर में, अब वो टेंशन अकबर कैसे अब लिखे। और उसको तो मान लो कोई भी रहेगा तो अपने पत्नी का नाम लिखेगा ना, लिख काहे नहीं रहा है, वो टेंशन में, तो इधर जाएगा उधर। मूवी में दिखाया है, मूवी में देख लीजिएगा। चलिए जब आएंगे इसी के बाद अब हम आएंगे मुगल सल्तनत में। तो चलो मात्र 10 वर्ष के दौरान ये पूरा का पूरा साम्राज्य पर कौन विस्तार कर लिया था, कृष्णदेव राय। और कृष्णदेव राय की मृत्यु हो जाती है क्या, 1529 ईस्वी में कृष्णदेव राय की मृत्यु हो जाती है। और यही जो माना जाता अपने वंश का सबसे प्रतापी शासक, किस वंश का, वंश तुलुक की सुलुक, तुलुक वंश का। ता वाला बोलेंगे, सा वाला नहीं, सा नहीं, ठीक है। हाँ देखो तुलुक वंश में फिर बोला गया 1529 ईस्वी में कृष्णदेव राय की मृत्यु हो गई। और इसके बाद अगला जो गद्दी पर बैठेगा उस शासक का नाम रहेगा अच्युतदेव राय। क्या बनेगा, राय। और इसके समय में भी एक पुर्तगाली भारत आया था जिसका नाम था क्या, नूनीस। क्या नाम था, याद है, हाँ नूनू बोलते हैं ना, नूनू बच्चा लोग बोलते हैं नूनू नूनू इधर आओ, तो वो बना याद रखिएगा नूनीस। तो नूनीस नामक जो, हाँ नूनू नहीं बोलते हैं, बोला जाता है बिहार में शब्द बोला जाता है। यहाँ पर क्या बोलते हैं छोटे छोटे बच्चा को, बाबू। हाँ बाबू साहब, छोटा बच्चा को बाबू, बड़ा रहेगा तो साहब जोड़ देंगे, बाबू साहब, ठीक है। तो आइए एक बच्चे जो इसके शासनकाल में, किसके शासनकाल में, अच्युत देवराय के शासनकाल में एक पुर्तगाली यात्री आया था, उसका नाम क्या था, अरे यात्री का नाम रखना, लास्ट में पढ़ाएंगे भी,
ठीक आया था। और इसने प्रांतों को नियंत्रण रखने के लिए देखो एक पोस्ट निर्धारित किया जिसका नाम था महामंडलेश्वर। तो महामंडलेश्वर नामक जो पोस्ट डिसाइड किया था वो किसने डिसाइड किया था? अच्युत देवराय ने बनाया था। और इसी समय से ही इस वंश का बिखराव शुरू हो गया, मतलब अब ये साम्राज्य धीरे धीरे पतन की ओर जाने लगा। कौन सा वंश? तुलुक वंश का अंत होने लगा। और इस वंश का जो अंतिम शासक माना जाता है, किसे माना जाता है? सदाशिव राव को। तो आपका तुलु वंश का अंतिम शासक सदाशिव राव। तुलु वंश का संस्थापक वीर नरसिंह। इतना जल्दी भुला जाता है। वीर नरसिंह इस वंश का संस्थापक और अंतिम शासक। ठीक, तो इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कृष्णदेव राय। कौन से सही माई बात? हम पढ़ा दिए इतना छोटा, और सीरियल वाला 50 को सीरियल इसी पर बनाया है, तेलानी रामा पर पूरा का पूरा चल रहा है कृष्णदेव राय इसका स्टोरी। चलो अब इसके बाद विजयनगर साम्राज्य का जो अंतिम वंश रहेगा उस वंश का नाम क्या रहेगा? आराविडु वंश। कौन सा वंश? तो देखो इस वंश का संस्थापक जो रहेगा तिरुमल। कौन रहेगा? तो तिरुमल किस वंश का संस्थापक? आराविडु। यह वंश अधिक दिन तक शासन नहीं कर सका और इस वंश का अंतिम शासक का नाम रंगातृतीय या रंग तृतीय। ठीक है, तो यही नाम है। तो इस वंश का आराविडु वंश का संस्थापक तिरुमल, इस वंश का अंतिम संस्थापक रंगा तृतीय को पराजित कर देखो शिवाजी के क्षेत्र को, शिवाजी ने उसके क्षेत्र को मराठा साम्राज्य में मिला लिया। तो धीरे आगे चल के जब शिवाजी गद्दी पर बैठते हैं तो मराठा लोग क्या होता है? विजयनगर को अधीन करता है। और उस समय वहां का जो शासन चलता है वो शासन चलता है किस वंश का? आराविडु वंश का। और उसका जो शासक, अंतिम शासक जो रहता है कौन? रंगा तृतीय। तो रंगा तृतीय को हराएगा और जो मराठा का सबसे शक्तिशाली शासक छत्रपति शिवाजी होंगे वही उसको पराजित करके विजयनगर साम्राज्य को अपने अधीन में कर लेंगे। है? तो देखो ये कहानी एक मध्य भारत तरफ भी चल रही है और दक्षिण भारत, क्या बोल रहे हैं आपका, पश्चिम एरिया और दक्षिण में, क्योंकि हर जगह पर अपना अपना शासक साम्राज्य कर रहा था। ठीक है, और बोला गया था जो शुरू में ही बोल दिए कि विजयनगर साम्राज्य में बोलता है तेलुगु भाषा का स्वर्णयुग कहा जाता था। और ये किसके काल को कहा गया था? कृष्णदेव राय के काल में तेलुगु भाषा का स्वर्ण युग। और अगर बोला जाए कृष्णदेव राय नहीं रहेगा, अगर बोलेगा किस साम्राज्य में, तो किस साम्राज्य में? विजयनगर साम्राज्य में, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य में ही तेलुगु भाषा का सबसे ज्यादा उदय हुआ। और वंश बोलेंगे तो किस वंश में होगा? तुलु वंश में। और तुलु वंश में किस शासक के दौरान? कृष्णदेव राय के दौरान। कौन सा सही में आया? तो इसके बाद आखिरी कड़ी में हम लोग पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य में आने वाले कौन कौन विदेशी यात्री थे। अभी सबके बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। देखो निकोलो डी कॉन्टी कहां का रहने वाला था और किसके शासनकाल में आया था? कब आया था? बीसीसी में। अगला शासक अपना यात्री रहेगा अब्दुल रज्जाक, किसके समय में, कहां का रहने वाला था? किसके शासनकाल में आया था? कब आया था? अगला होगा नूनीस, ये कहां का रहने वाला था? किसके शासनकाल में? अच्युत देवराय। कब आया था? 35 ईस्वी में। अगला है डोमिंग प्यास, कहां का रहने वाला था? कब आया था? किसके शासनकाल में? अगला शासक आएगा बारबोसा यात्री, कहां का रहने वाला था? कब आया था? 1515 से 1516 का मध्य में। और किसके शासनकाल में? यही था। देखो सारा पढ़े थे ना, ये ब्रीफ है आइडिया। तो ये कम से कम विदेशी यात्री को नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो यहां आज आपका विजयनगर साम्राज्य समाप्त होता है। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे अगले साम्राज्य, इसका नाम क्या पड़ेगा? बहमनी साम्राज्य। ज्यादा नहीं है, छोटा सा है, फिर खत्म हो जाएगा। धन्यवाद।